सब्सक्राइब कीजिए गुरु ज्ञान चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, गुरु ज्ञान आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं ए के उपाध्याय और आज बात करेंगे असमानता पर। जानेंगे कि असमानता प्राकृतिक है या राजनीतिक। सबसे पहले जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में प्रकाशित आय और धन असमानता पर ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट विवादों से घिर गई है। हालांकि पूर्ण समानता एक लोक लुभावन अवधारणा है, यह कभी पूरी तरह अस्तित्व में नहीं रही है। कार्ल मार्क्स का मानना है कि प्रत्येक से उसकी क्षमता के अनुसार लेकर उसे उसकी आवश्यकताओं के अनुसार देना चाहिए। अर्थात परिणामों की इस पूर्ण समानता के प्रोत्साहन के बावजूद गलत संरेखण के कारण असमानता हमेशा से समाज का अभिन्न हिस्सा रही है। बात करते हैं रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताओं की। हाल ही में जारी ऑक्सफैम रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत की सबसे गरीब 50% आबादी की आय 1991 में 20% से बढ़कर 13.1% रह गई है। इस बीच देश के सबसे अमीर 10% लोगों की आय जो 1991 तक औसतन 40% से कम थी, वह बढ़कर 57.1% हो गई है। देश के सबसे गरीब 10% लोगों की संपत्ति जो पहले देश के कुल धन का 54% थी, वह बढ़कर 64.6% हो गई है, जबकि निचले 50% की संपत्ति 8.4% से घटकर 5.9% हो गई है। चिंताजनक रूप से असमानता इतनी बढ़ गई है कि भारत के निचले 50% लोगों की कुल संपत्ति उसके 98 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति से कम है। बात करते हैं असमानता एक प्राकृतिक अवस्था है या यह एक समस्या है। मिल्टन फ्रीडमैन, जो मुक्त बाजार की वकालत करने के लिए जाने जाते हैं, और अमेरिकी न्यायविद रिचर्ड पॉसनर, जिन्होंने इन विचारों को न्यायपालिका में स्थान दिलाया, उन्होंने तर्क दिया कि न्याय के लिए समाज में धन को अधिकतम करने की आवश्यकता है, लेकिन इस हठधर्मिता यानी धन को अधिकतम करने की लालसा ने जरूरतमंदों पर, अमीरों और उपभोक्ताओं पर उत्पादकों को वरीयता दी है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट सुधारों पर सही सलाह दे भी सकती है और नहीं भी, लेकिन हम इसके द्वारा प्रदान किए गए डेटा को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमारी आधी आबादी के पास कुल संपत्ति का केवल 6% होने के कारण यह अपनाए गए आर्थिक सुधारों से व्युत्पन्न समस्याओं से परिचित कहलाती है। ये डेटा सेट हमारे समाज की गहरी जड़ वाली समस्याओं को दर्शाते हैं। असमानता के बारे में कुछ भी आर्थिक या तकनीकी नहीं है, यह सब राजनीतिक और वैचारिक है। सच यह है कि समाज कुछ हद तक असमानता को सहन करने के लिए तैयार है, लेकिन धारणाओं और वास्तविकता के बीच ज्ञान अंतराल अधिक होने के परिणाम स्वरूप असाधारण रूप से उच्च सहिष्णुता उत्पन्न नहीं हुई है। असमानता विभाजनकारी है। उच्च स्तर की असमानता विकास विरोधी है, क्योंकि हारने वालों में विश्वास और हिंसा की कमी होती है। एक बार जब यह स्पष्ट हो जाता है कि आर्थिक विकास का लाभांश अपेक्षाकृत छोटे समूह को जा रहा है, तो विकास का विरोध शुरू हो सकता है। यदि हम 1980 से 2016 तक सबसे स्वयं के विकास लाभांश को देखें, तो अनुमान है कि 66% हिस्सा शीर्ष 10% लोगों को, 23% मध्य वर्ग के 40% लोगों को तथा निचले 50% लोगों को केवल 10% हिस्सा प्राप्त हुआ है। इसके प्रभाव की भविष्यवाणी करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से यह आंकड़े चिंता बढ़ाने वाले हैं। अब एक नजर डालते हैं भारत में बढ़ती असमानता के क्या कारण हैं। पहला है गैर समावेशी वित्तीय समावेशन। बैंक अमीर कुलीन वर्गों के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाते हैं, जबकि गरीब लोग साहूकारों के चुंगल में फंसकर शोषण का शिकार होते हैं। दूसरा है नौकरियों का स्वचालन। प्रौद्योगिकी के कारण कम कौशल वाले रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, श्रम की आमदनी कम होती जा रही है, जबकि गुणवत्तापूर्ण नौकरियां दुर्लभ हैं। यह सामाजिक गतिशीलता को गंभीर रूप से बाधित करता है, जो एक असमान समाज में सुरक्षा वाल्व है। तीसरा है मानव संसाधन में खराब वित्त पोषण। भारत की सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणालियां टूटी हुई हैं और हितधारकों द्वारा अंडर फंडिंग से पीड़ित हैं।
निजी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा बहुत महंगी हैं, जो अधिकांश आबादी की पहुंच से बहुत दूर हैं। इससे सामाजिक मनोवैज्ञानिक समस्याएं पैदा होना एक निश्चित है। शायद यह विश्वास भी कि व्यवस्था में धांधली हुई है या अपारदर्शिता है। चौथा है विकास के असमान लाभांश। चकाचौंध वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाएं शहरी क्षितिज तक पहुंच सकती हैं, लेकिन निचले तबके के 50% लोगों को लगने लगेगा कि वे इन विकास परियोजनाओं का हिस्सा नहीं हैं। शायद यही कारण है कि विकास के विज्ञापन इस निचले तबके को आकर्षित कर पाते हैं या उनमें उम्मीद जगा पाते हैं। देखते हैं विचारधारा और राजनीति की भूमिका को। आर्थिक प्रक्रियाओं के जटिल आंतरिक कामकाज का जितना अधिक अध्ययन किया जाता है, उतना ही यह आश्वस्त हो जाते हैं कि विचारधारा और राजनीति असमानता के हमारे व्यापक विस्तार में प्रमुख भूमिका निभाती है। इक्विटी कैलकुलस के बिना अनियोजित अनियंत्रित निजीकरण हमें ऐसा विजेता बना सकता है जो सफलता के लायक नहीं है। इंसॉल्वेंसी यानी दिवालिया कार्यवाही उन लोगों द्वारा किए गए लाभ को देख सकती है जिन्होंने एक व्यवसाय को दिवालिया कर दिया है। एक खराब बैंक बड़े खरीदारों को सौदेबाजी तहखाने मूल्य वाली संपत्तियों तक पहुंच प्रदान कर सकता है। यह सब असमानता में और आर्थिक वृद्धि कर सकता है और गरीबों के लिए गरीबी का एक दुष्चक्र पैदा कर सकता है। बात अगर निष्कर्ष की करें तो जबकि अधिकांश विद्वान सहमत हैं कि एक कुशल अर्थव्यवस्था के लिए आर्थिक परिणामों में कुछ अंतर आवश्यक हैं। अवसरों की व्यापक समानता में कम असमानता को स्वीकार किया जा सकता है। बिना किसी अपवाद के सभी के लिए उचित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल, अच्छी गुणवत्ता वाली नौकरियों तक पहुंच, पोषण सुरक्षा और कौशल सुधार के प्रयास किए जाने चाहिए। ऑक्सफैम की रिपोर्ट डेटा प्रदान करती है जिसका हर कोई विश्लेषण और व्याख्या कर सकता है।